हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करने वाले हैं एनटीपीसी 2016-17 का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चनों के बारे में। तो इस वीडियो के बाद ऐसा कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है जो हम कहें कि 2016-17 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस कर रहा हूँ। तो ऐसा कोई भी वीडियो इसके बाद नहीं आने वाला है। इसके बाद आएगा क्या वीडियो एनटीपीसी के लिए इसके बाद वीडियो आएगा आपका जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पॉर्टेंट भाग हैं और इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं, पूरी अनुसूची जो 12 अनुसूचियाँ हैं उन सारों का डिस्कस करेंगे जो इसके बाद वीडियो आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहते हैं, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट वाले क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW का पहला पुरुष सदस्य कौन बना? NCW अर्थात राष्ट्रीय महिला आयोग का पहला पुरुष सदस्य की बात कर रहा है, जो 29 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कौन पहले सदस्य बनते हैं? आलोक रावत जी राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले सदस्य बनते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और देखो, ये क्वेश्चन तो पूछा क्यों जा सकता, पहला पुरुष सदस्य की बात कर रहा है और वो भी किसका? महिला आयोग की पहला पुरुष सदस्य की बात कर रहा है। तो ये हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, केवल एनटीपीसी में नहीं, हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और अब की बार भी एनटीपीसी में पूछा जा सकता है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन कह रहा है, धर आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? धर आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य क्या था? पहले हम जान लेते हैं धर आयोग था क्या। धर आयोग ऐसा एक आयोग था जिसका गठन इसलिए किया गया था। किस लिए किया गया था? धर आयोग का गठन किस लिए किया गया था? धर आयोग का गठन किया गया था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या ना किया जाए, इसकी जांच की इस पर अपनी एक रिपोर्ट दे। जो एसके धर आयोग की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया था उसकी मतलब इसका समीक्षा, इसकी जांच करने के मतलब ये सही है या नहीं सही है, इसको जानने के लिए एसके धर आयोग का गठन किया गया था। और यह आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की? इन्होंने अपने रिपोर्ट में लिखा कि जो राज्यों का बंटवारा हो, मतलब राज्यों को जो पुनर्गठन हो, और राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना किया जाए। तो इसकी जांच के लिए जो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, इनकी जांच के लिए एक जेवीपी समिति का गठन किया गया। जेवीपी समिति का गठन किया गया जिसमें कौन कौन रहते हैं? जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीता रमैया, ये 3 लोग रहते हैं। इन्होंने जो एसके धर आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था उसकी जाँच के लिए, समीक्षा करने के लिए। तो इन्होंने समीक्षा करने के बाद इन्होंने अपना फैसला दिया कि जो राज्यों का पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर नहीं होगा। इन्होंने स्वीकार कर लिया। तो उसके बाद फिर आंदोलन होता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये एसके धर आयोग और जेवीपी समिति आयोग के गठन का उद्देश्य क्या था? इसके गठन का उद्देश्य था कि भाषा के आधार पर आधारित राज्यों का पुनर्गठन का व्यवहार्यता देखना। मतलब भाषा के आधार पर पुनर्गठन, जो राज्यों का पुनर्गठन है उसके लिए इन दोनों समिति का गठन किया गया था। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। मतलब जो 1953 में पिछड़ा वर्ग आयोग था उसकी अध्यक्षता के लिए किसे नियुक्त किया गया था? वो उसकी अध्यक्षता के लिए काका कालेलकर को नियुक्त किया गया था। उनकी अध्यक्षता में 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेलकर की अध्यक्षता में हुआ था। और ये अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करते हैं? 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे। आई होप कि ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और 30 अप्रैल 2016 को दूसरी पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे जो है हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्रीमी लेयर से संबंधित है। ओबीसी के वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति का नाम क्या था? और 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसे स्वीकार भी कर लिया गया था। तो ऐसी कौन सी समिति थी जो 1953 में अपनी क्रीमी लेयर्स की पहचान करने के लिए अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की थी? ये रामनंदन समिति थी। रामनंदन कौन थे? ये थे पटना उच्च न्यायालय के
पूर्व न्यायाधीश इनकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसे रामनंदन समिति के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ये गठन कब किया गया था? 1992 को इसका गठन किया गया था और इन्होंने अपने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था 1993 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये कौन सी समिति थी? रामनंदन समिति थी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अपने 5th नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज के बाद ऐसा कोई भी वीडियो हम नहीं देने वाले हैं 2016 और 17 से रिलेटेड, मतलब 2016 और 17 में क्वेश्चन पूछे गए हों एनटीपीसी में। तो इसी वीडियो में हम सारे जो भी क्वेश्चन 27 से 26-27 क्वेश्चन बचे थे उन सारे क्वेश्चनों को इसी वीडियो में हम कवर कर देंगे आज ही। तो चलिए अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5th वाला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है? यूएनओ का मुख्यालय में स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। देखो क्वेश्चन पूछा कब गया है? 30 मार्च 2016 को प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक है, क्या है? एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। क्या है? एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। ये क्या करता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इसका गठन क्यों किया गया है? इसका गठन जो पर्यावरण के जो भी मामले होते हैं उनकी देखरेख के लिए, उनका जल्द निपटारा हो सके, उन मामलों को जल्द निपटारा हो सके, इसलिए ने जो पर्यावरण के मामले हैं उनको जल्दी निपटारा किया जा सके, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया है। ये 19 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा है वो क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्या कह रहा है? आरटीआई अधिनियम के तहत वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? देखो इन ऑप्शन में से आपको कोई भी ऑप्शन आज के मतलब जो 2021 मतलब 20-21 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, 28 के बाद जो भी एग्ज़ाम होगा एनटीपीसी में 28 से लेकर के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपको सही नहीं मिलने वाला है। ये 2016 को दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है, इस हिसाब से ये क्वेश्चन मतलब ये ऑप्शन दिया गया है। तो जो अब की बार आएगा उसका जो आरटीआई अधिनियम के तहत जो वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनकी बात करेगा। तो आपको लगाना क्या है? आपको लगाना है यहाँ पे एक ऑप्शन जरूर देगा। कौन सा ऑप्शन देगा? विमल जुल्का का नाम, विमल जुल्का। ये विमल जुल्का क्या है? आरटीआई के तहत वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त हैं। वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त इनका जो इनको मतलब इनको कब नियुक्त किया गया था? इनको नियुक्त किया गया है 6 मार्च 2020 को। 6 मार्च 2020 को इनको नियुक्त किया गया है। तो आई होप कि इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं होने वाला है। विमल जुल्का जो वर्तमान में आपके मुख्य सूचना आयुक्त हैं आरटीआई के तहत, आरटीआई नियम के तहत, तो आपको लगाना क्या है? विमल जुल्का आपको ऑप्शन में भी देखने को मिलेगा। तो आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाले सिद्धांत कौन सा है? एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? ये सिद्धांत है एक आदमी एक वोट। एक सहकारी समिति में पालन किया जाने वाला सिद्धांत है एक आदमी एक वोट। इसमें मतलब इसका कोई भी चाहे जितना भी अंश है लेकिन इसमें पालन किया जाएगा एक आदमी एक वोट का ही पालन किया जाएगा। ये 7 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको मिल गया और क्लियर भी हो गया होगा। उसके बाद चलते हैं अपने 9 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर वाला जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है? निम्नलिखित क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को 30 जनवरी 2014 को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया? भारत सरकार द्वारा किसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है? वो 2014 को 30 जनवरी 2014 को ये था जैन धर्म को क्या किया गया था? जो जैन धर्म को मानने वाले थे उनको 30 जनवरी 2014 को अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया था। इस समय कुल कितने लोग हो गए हैं, कुल कितने समुदाय हो गए हैं जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा चुका है? वो 6 लोग हो गए। 4 तो यही हो गए, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध। 4 तो यही हो गए। और 2 कौन से बचते हैं? 2 बचते हैं। एक ईसाई बचते हैं, एक ईसाई और दूसरा कौन बचता है? इस्लाम धर्म को मानने वाले, इस्लाम धर्म को मान लेते। तो ये कुल के कितने अल्पसंख्यक जो हैं, जो अल्पसंख्यक को दर्जा दिया जाता है वो 6 धर्म हैं जिन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये क्वेश्चन देखो कब पूछा गया है? 28 अप्रैल 2016 को दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। हम चलते हैं अपने 10 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है? भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है। ये सेम टू सेम यही क्वेश्चन आपकी बार भी पूछा जा सकता है और ये 2016 प्रथम पाली में भी पूछा गया है। कब? 28 अप्रैल को प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि आपको ये 10 नंबर तक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उनको देखने का प्रयास करेंगे। तो जो 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है क्या, 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है उसकी देखने का प्रयास करें। देखो 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था 2012। अच्छा, आम आदमी पार्टी के जो इस समय मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो एक बहुत ही अच्छे पढ़े लिखे इंसान हैं। ऐसे नेता होना भी चाहिए, अपने यहाँ की तरीके नहीं होना चाहिए। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो दिल्ली में स्कूलों को बहुत ही बेटर कर दिया है। और इस समय जो किसान आंदोलन चल रहा है वो ये इतने जागरूक, मतलब इतना सेंसिटिव व्यक्ति, ऐसे ही व्यक्ति को अगर हम चुनते हैं तो हमारे लिए या हमारे आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा कैरियर दे सकते हैं और अच्छी शिक्षा और अच्छे सब कुछ प्रदान कर सकते हैं। मैं इनको पर्सनली जो मेरा मानना है, ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे ही लोगों को पॉलिटिक्स में हमें जिताना चाहिए। जो हमारा पर्सनल मानना है। आपका क्या मानना है मैं नहीं जानता। तो आई होप कि जो 11 नंबर वाला क्वेश्चन है उसमें क्या 2012 को आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। 7 और 18 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। अपने 12th वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है उसकी तरफ चलते हैं। 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? अब भारत रत्न पुरस्कार तो बहुत से कई प्रधानमंत्री को दिया गया है, लेकिन अब यहाँ को 16 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये उस समय क्वेश्चन पूछा गया था और इन चारों ऑप्शनों में से बात करोगे तो मोरारजी देसाई को क्या किया गया है? भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आई होप कि 12 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। तो चलते हैं अपने 13 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर वाला जो क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है? 13 नंबर वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 2002 के कानून के अनुसार भारतीय तिरंगे को फहराने के नियमों में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? जो 26 जनवरी 2002 के कानून के अनुसार तिरंगा फहराने के लिए 26 जनवरी 2002 के कानून के अनुसार क्या सत्य नहीं है? फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, आम जनता को अपने घरों में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है। और सेकंड क्या कह रहा है, तिरंगे का प्रयोग तोरण, रिबन, बंधन वार के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो ये सही है। और ध्वज को जानबूझकर जमीन से स्पर्श कराने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। तो आगे चलते हैं। ये क्या है, ध्वज को जानबूझकर जमीन से स्पर्श कराने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल जानबूझकर अनुमति नहीं करा सकते कराने। उसके बाद ध्वज सांप्रदायिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ध्वज को सांप्रदायिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जो 26 जनवरी 2002 का कानून के अनुसार ये नियम है। और इसमें जो सही ऑप्शन की बात करोगे, जो सत्य नहीं है कौन सा, आम जनता को अपने घरों में ध्वज फहराने का अधिकार नहीं है। देखो 26 जनवरी 2002 के बाद ऐसा कानून बनाया गया कि आप अपने घर के ऊपर भी अपने तिरंगे को फहरा सकते हो। तो आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब इसके बाद चलते हैं अपने 14 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसे पहले स्टेडियम कहा जाता था। पहले किस नाम से उस स्टेडियम को जाना जाता था? जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वो उस स्टेडियम में झंडे को फहराया, तो उसको पहले जाना जाता है इरविन स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। उस स्टेडियम को कौन से नाम से जाना जाता था? उस स्टेडियम को इरविन स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। और ये अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ये नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जो 19 जनवरी 2017 को प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किए थे। 31 मार्च 2016 को प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम चलते हैं 16 नंबर पे। 16 नंबर क्या कह रहा है? भारत
भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत मतदान के अधिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मतदान के अधिकार के संबंध में कौन सा ऐसा कथन है जो सही नहीं है? तो चलिए अपने नीचे देखते हैं हम उन कथनों को। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है, इसमें से कोई लैंगिक भेदभाव नहीं है। बिल्कुल मतदान देते समय किसी को भी लैंगिक भेदभाव के आधार पर उसे मतदान से वंचित मतलब लिंग के आधार पर उसे मतदान से वंचित नहीं कर सकते। बिल्कुल ये वाला ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। मानसिक रूप से अस्वस्थ लोग भी मतदान कर सकते हैं, बिल्कुल गलत। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो मतदान नहीं कर सकता है। 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी नागरिक मतदान कर सकता है। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको सही ऑप्शन की तरफ चलोगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन हो जाता है खा वाला। खा वाला जो है सत्य नहीं है। जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सही ऑप्शन क्या हो जाता है? खा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्या कह रहा है उसको देखो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, उसको देखते हैं। और 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष हैं। प्रधानमंत्री के पदेन अध्यक्ष मतलब प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होता है किसका होता है? CSIR। CSIR क्या होता है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद है, वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ये उसका पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री CSIR का क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। 6 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री की अबोहा परिवर्तन परिषद में सदस्य शामिल हैं। अबोहा परिवर्तन परिषद में सदस्य कितने सदस्य शामिल थे? ये 18 सदस्य शामिल थे। अबोहा परिवर्तन जो परिषद था इसमें 18 सदस्य शामिल थे। ये जो इसका जो गठन किया गया था, इसका गठन क्यों किया गया था? क्लाइमेट के लिए इस जो परिषद का गठन किया गया था, इन सदस्यों को रखा गया था, वो क्लाइमेट मतलब जलवायु के लिए इस परिषद का गठन किया गया था। तो ये 26 अप्रैल 2016 को प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 19 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूटान की राजभाषा कौन सी है? भूटान की राजभाषा की बात करोगे तो जोंका भूटान की राजभाषा है। 3 अप्रैल 2016 को दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। 20 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ चलो तो 20 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन थी? देखो ये वाला क्वेश्चन तो आपकी बार आएगा नहीं, ये इसको गलत ही कर दो। मतलब गलत नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, क्वेश्चन सही है। 2013 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति चुने जाने वाली पहली महिला कौन थी? वो थी पार्क ग्यून हे थी, जो 2 अप्रैल 2016 को दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 2021 में या 28 दिसंबर से जो एग्जाम NTPC का शुरू होने वाला है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन को अपने दिमाग के लिस्ट से आप डिलीट ही कर दीजिएगा। तो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया? 1986 में कौन से जो यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से कहाँ से समाप्त कर दिया था? किस देश से? वो ऑस्ट्रेलिया देश से समाप्त कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया देखो गलत लिखा हुआ है, आप सही कर सकते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश से यूनाइटेड किंगडम का जो औपचारिक रूप से जो शासन था उसे समाप्त कर दिया गया था। 18 जनवरी 2017 को प्रथम पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा है 22 नंबर का क्वेश्चन। 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, ये 15 से 2016 तक प्रधानमंत्री रहे हैं। और वर्तमान की बात करोगे, वर्तमान के प्रधानमंत्री की बात करोगे तो यही वर्तमान के भी प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली जी हैं। और इसकी बात श्रीलंका के प्रधानमंत्री की बात करोगे तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ये हैं श्रीलंका के प्रधानमंत्री। श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे जी हैं। 12 अप्रैल 2016 को तीसरी पाली में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। अफगानिस्तान
देखो अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली को निम्न नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान को देखो एक रिपब्लिकन स्टेट है, तो उसे रिपब्लिकन देश है, तो उस इस ऑप्शन में आप देखना रिपब्लिक कहाँ लिखा हुआ है, उससे उसी ऑप्शन को आप देख लेना, उसी वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखो अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ अफगानिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ अफगानिस्तान, तो इसलिए आपका खा वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो इसमें जो अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली के किस नाम से जाना जाता है, अफगानिस्तान इस्लामिक गणराज्य के रूप में जाना जाता है। आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने 24 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन से साल बांग्लादेश का एक स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बना। देखो बांग्लादेश एक स्वतंत्र लोकतंत्री देश बना कब, 16 दिसंबर 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया। जब पाकिस्तान ने 16 दिसंबर 1971 को सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद बांग्लादेश अस्तित्व में आता है। उसके बाद क्या होता है, बांग्लादेश अस्तित्व में आता है, तो इसका जो स्वतंत्र संसदीय लोकतंत्र बनता है, उसका स्वतंत्र लोकतंत्र बनता है 1972 में बनता है। इसे जो बांग्लादेश था, बांग्लादेश इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जनवरी 1972। आई होप कि ये वाला भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं 25 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मलेशिया के झंडे में लाल और सफ़ेद रंग की पट्टियाँ बारी बारी से शामिल होती हैं। बारी बारी से ये कितनी पट्टियाँ शामिल होती हैं, 14 बार शामिल होती हैं। ये 28 अप्रैल 2016 को दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम चलते हैं अपने जो 26 नंबर वाला क्वेश्चन है। 26 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दरी भाषा जो फारसी का एक रूप है, वह निम्न में से किस देश के अधिकृत भाषा है। दरी भाषा अफगानिस्तान की एक अधिकृत भाषा है, जो 22 अप्रैल 2016 को दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा के विरुद्ध वैज्ञानिक प्रबंधन विचारधारा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ये किन्होंने किया था, फ्रेडरिक टेलर ने प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा को प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया था। तो इसके बाद कोई क्वेश्चन बचता है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो इससे जो क्वेश्चन हमारा बचा था 2016 और 17 में जो क्वेश्चन बचा था, वो 27 क्वेश्चन बचे थे। 27 क्वेश्चनों को हम इस सेशन में पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद ऐसा कोई भी सेशन नहीं आएगा जो हम कहें कि 2016 और 17 का NTPC का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। क्यों? क्योंकि हमने जो जितने भी क्वेश्चन थे उन सारे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। इसमें हम इसलिए 27 क्वेश्चन को जो बचे था उन सारे क्वेश्चनों को इसी में कवर कर दिया। तो और आपका 28 तारीख से एग्ज़ाम भी है। इसके बाद हम वीडियो दे देंगे, आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है बचता है, जो आपको संभावित है, इम्पोर्टेंट आर्टिकल है और अनुसूची है और इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन के भाग हैं। अगर ये चीज़ें हमने दे दिया तो उसके बाद आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपको इससे बाहर क्वेश्चन पूछा जा सके पॉलिटी के सेशन से। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, आपको मतलब समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।